तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप भी कक्षा 9वीं के छात्र हैं तो इस वीडियो को देखना आपका जरूरी बनता ही बनता है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए अब ग्रेविटेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम जान लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आप लोग मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखें और स्किप ना करें। और हाँ, अपने दोस्तों की भी मदद जरूर करना और उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हु फॉर्मुलेटेड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पूछा गया है कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको किसने कैलकुलेट किया था पहली बार। तो सर आइजैक न्यूटन ने कैलकुलेट किया था। अब अगला क्वेश्चन, हु फॉर्मुलेटेड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो जी की वैल्यू हमें किसने कैलकुलेट करके बताई। तो आंसर आएगा हेनरी कैंडिश। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी हमसे यूनिट पूछी गई है, तो इसकी यूनिट होती है nm स्क्वायर डिवाइड बाय kg स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन, एसआई यूनिट्स पूछी गई है हमसे। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी kg होती है और जो वेट की हमारी एसआई यूनिट वो हमारी न्यूटन होगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, नेम द पोजीशन ऑन अर्थ वेयर द वैल्यू ऑफ जी स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और कहां पर मिनिमम होती है। तो जो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है ना वो पोल्स के ऊपर होती है और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो इक्वेटर के ऊपर होती है। कोई आपसे रीजन पूछ ले कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको क्या लिखना है, जो अर्थ की शेप होती है वो तो हमारी जियोइड होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। सिंपली यही लिख देना। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या होगा अगर किसी भी बॉडी का मास डबल कर दिया जाए। तो ये इक्वेशन होती है ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो उसके अंदर आपको एक बॉडी का मास डबल करना और आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो ये होगा कि जो आपका फोर्स होगा वो डबल हो जाएगा। और हाँ, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर उन दोनों बॉडी के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। तो जो हमारा फोर्स होगा वो 1/4 हो जाएगा। ऐसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर जो हमारा मास है वो ट्रिपल्ड कर दिया जाए, तो ऐसे ऐसे आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, स्टोन एंड अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर विद एन इक्वल एंड अपोजिट। तो बोला गया एक स्टोन और अर्थ एक दूसरे को इक्वल और अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, देन व्हाई वी सी ओनली द स्टोन फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ। तो हमें ऐसा ही क्यों लगता है जो पत्थर है वो अर्थ की तरफ गिर रहा है, हमें अर्थ पत्थर की तरफ खींचती हुई क्यों नहीं दिख। तो आंसर आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लिख देना, फिर आपको समझाना है जो मास ऑफ स्टोन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, ड्यू टू विच द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लार्ज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर। और जो हमारा अर्थ है उसका मास बहुत ही ज्यादा है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो बहुत ही कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो उसकी तरफ नहीं जाती बल्कि पत्थर उसकी तरफ खींचता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन फ्री फॉल। तो फ्री फॉल को डिफाइन करना, कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल में कब कहा जाएगा, जब वो बॉडी फ्रीली फॉल करेगी अर्थ की तरफ उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसके ऊपर जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करे, तब उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास 5 kg एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो पूछा गया कोई भी बॉडी जिसका वेट क्या होगा अगर उसका मास 5 kg सेंटर ऑफ अर्थ। जो सेंटर ऑफ अर्थ होता है वहां पर जी की वैल्यू हमारी 0 होती है, हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी की वैल्यू हमारे को 0 दे रखी है, मास 5 दे रखा है, तो अगर हम W इक्वल्स टू mg वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा जी तो 0 दे रखा है, तो अगर हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वेट होगा वो 0 आ जाएगा सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर। अगला क्वेश्चन, अगर दो बॉडी एक 1 kg की है और सेकंड बॉडी 2 kg की है, दोनों को ड्रॉप किया जाता है हेलीकॉप्टर के ऊपर से और सेम ही समय पे, तो कौन सी बॉडी अर्थ के ऊपर पहली पहुंचेगी। इसका आंसर सिंपल ये होगा कि दोनों ही बॉडी एक साथ पहुंचेंगी, क्योंकि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो हमारी ग्रेविटी होती है वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसलिए दोनों ही सेम टाइम के ऊपर पहुंचेंगी। अगला क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पूछा गया कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां कहां यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखते हैं। ये क्वेश्चन यूजुअली 3 मार्क्स का आता है, मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, आप पढ़ लेना पीडीएफ के अंदर। आगे, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। तो मास और वेट के बीच में डिफरेंस पूछा गया, तो ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में आएगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से हमारे असली क्वेश्चन शुरू होते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू है। तो पहला न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉट कैरिड अ पोर्ट कंटेनिंग वेट ऑफ 60 न्यूटन फ्रॉम अर्थ टू मून। एक एस्ट्रोनॉट होता है जो कि एक पोर्ट को ले जाता है जिसका वेट जो है वो हमें वेट दे रखा है 60 न्यूटन होता है अर्थ से मून पे। वहां जाकर वो उसे वेट करता है तो पाता है कि वहां पर तो उसका जो वेट है वो 10 न्यूटन ही आ रहा है, तो बाकी का बचा हुआ मास कहां चला गया। यहाँ पर आपको जी की वैल्यू 10 लेनी है, तो चलिए अब देखते हैं कहां चला गया। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, वेट ऑफ सोइल ऑन अर्थ कितना दे रखा है 60 न्यूटन। फिर हमारे को जी की वैल्यू अर्थ पे दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मास निकालना है सोइल का, तो हमें पता है कैसे निकलेगा मास, W इक्वल्स टू mg होता है, तो अगर हमको मास निकालना है तो मास इस तरफ आ जाएगा, तो W बाय में g हो जाएगा, तो हमारा मास ऐसे 6 kg आ गया। फिर हमें वेट ऑफ सोइल ऑन मून निकालना है, तो
हमारे को पता है वेट तो 10 दे रखा है, अब हमें जी की वैल्यू निकालना है मून के ऊपर। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जी की वैल्यू क्या होती है, जो अर्थ के ऊपर होती है उसकी 1/6। तो अर्थ के ऊपर हमारी क्या दे रखी है 10, और वहां पे हम 1/6 से करेंगे तो 10/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी जी की वैल्यू आ गई मून के ऊपर। ऐसे ही हम यहाँ से उस बॉडी का मून पर मास निकाल लेंगे, तो मून पर मास क्या आ गया हमारा 6 kg आ गया, ऐसे हमने निकाला। तो पूछा गया था कि जो बाकी का बचा हुआ है मास वो कहाँ चला गया। तो इसका आंसर आपको क्या देना है, जो हमारा मास होता है वो कंस्टेंट रहता है, जो हमारा वेट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वेट हमारा ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी चेंज होती रहती है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बॉडी है जिसको फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो बॉडी है वो कितनी हाइट तक पहुंचेगी और कितना टाइम लेगी उस हाइट तक पहुंचने के लिए। तो आपको हाइट और टाइम दोनों पूछी गई है। तो देखिए अब आपको इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, फाइनल 0 हो जाएगी क्योंकि कहीं तो जाके ऊपर जाकर बॉल रुकेगी जहां से वापस आएगी। और जी की वैल्यू आपको पता है अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो अब हमें हाइट ढूंढनी है सबसे पहले, क्योंकि हाइट ही पूछी गई है। आपको v की वैल्यू 0 पुट करनी है, u की वैल्यू 49 पुट कर देनी है, 2 तो 2 रह गया, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा जो हाइट है वो आ जाएगा 122.5 मीटर हमारी हाइट आ जाएगी। अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम हम फर्स्ट वाले लॉ से निकालेंगे, v = u + gt। तो हम टाइम निकालना है तो टाइम को इस तरफ ले आएंगे, v और u और g रह जाएगा। u तो हमें पता है ये 0 है, तो -49 डिवाइड बाय -98, तो हमारा टाइम जो है वो हमारा 5 सेकंड आ जाएगा। तो हमें टोटल टाइम पूछा गया है, तो ऊपर जाने का ये तो नीचे आने का भी हमें निकालना है, तो दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा टोटल टाइम आ जाएगा वो 10 सेकंड आ जाएगा। अब आगे पूछा गया है कि स्टेट एंड ड्राइव द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिख देनी है, आप ये पढ़ लेना, मैं आपको ड्राइव करना बता देता। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 लिखनी है अपनी। इक्वेशन 1 में आपको क्या दिखाना है, फोर्स हमारा मास और एक्सेलरेशन की इक्वल होता है, ठीक है, F = ma। तो अगर हम a को इस तरफ ले जाएं तो हमारा फोर्स बाय में मास बन जाएगा, जहां पर जो हमारा F है वो फोर्स हो जाएगा और ये स्मॉल m हमारा मास हो जाएगा, और जो हमारा बड़ा m है ये हमारा अर्थ का मास हो जाएगा। अब नीचे आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन अपनी बना लें। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, F = gm × m/r², ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा m मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और r दोनों के बीच में डिस्टेंस है। जब हम दोनों इक्वेशन को पुट करते हैं एक साथ तो क्या बनेगा, ठीक है, हम यहाँ पर a की जगह f पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा दोनों को हम इक्वेशन को पुट करते हैं तो ये कुछ बनता है हमारा, तो m से m कट जाएगा, तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, gm/r², और यही हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्राइव हो जाता है। अब आगे आपसे तीनों लॉ पूछे जाएंगे केपलर के, तो ये तीनों लॉ आपको पढ़ के जाने, अगर 3 मार्क्स में पूछे जाए तो आपको ये तीनों लॉ लिख देना है, और अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको तीसरे वाले लॉ में तो ये वाली चीज लिखनी है, अगर 3 नंबर में पूछा जाए तब भी आपको लिखनी है, और अगर ये 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको फर्स्ट और सेकंड का ये डायग्राम भी बना देना है। अब अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है। अब एक पर्सन है जिसका वेट हमें दे रखा है 110.84 न्यूटन मून के ऊपर। तो हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी अगर 1/6 होती है अर्थ के। तो वैल्यू ऑफ जी हमारे को अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखे हैं, तो हमें वैल्यू ऑफ जी ऑन मून निकालनी है, मास निकालना है पर्सन का मून के ऊपर, और वेट निकालना है पर्सन का अर्थ के ऊपर। तो सबसे पहले जी की वैल्यू निकालेंगे हम मून के ऊपर। तो हमें पता है जी की वैल्यू क्या होती है, 1/6 ऑफ अर्थ जो मून पे होती है। तो जी की वैल्यू अर्थ पे हमें 9.8 दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 से, तो हमारी वैल्यू आ गई 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मून के ऊपर। अब हमसे मास ऑफ पर्सन पूछा गया मून के ऊपर, तो हमें पता है W = mg, हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो W हमारे को पता ही है 110 दे रखी है हमको यहाँ पर, ठीक है। मास हमें निकालना है और जी की वैल्यू तो हमने ऊपर निकाल ही ली थी। तो ऐसे करके जो हमारा मास है वो 68 kg आ जाएगा मून के ऊपर। और ध्यान रखिएगा मास तो हर जगह सेम रहता है, चाहे आप अर्थ पे जाए, सैटर्न पे जाए, चाहे सन पर जाए या मून पर जाए। तो मास हमने यहाँ से निकाल ही लिया था। तो अब हम अर्थ के ऊपर निकालना हमें वेट, तो वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल। मास ये रहा हमारा, जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो यहां से हमारा जो वेट है वो आ जाएगा 666.4 न्यूटन। अब अगला क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है जिसे छोड़ा जाता है टावर से जो कि 180 मीटर हाई होता है, तो कितना वो टाइम लेगा अर्थ पे पहुंचने के लिए। तो जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो हमें यहाँ पर आपको देखना है h दे रखा है, t निकालना है, जी की वैल्यू दे रखी है, और u तो 0 होगा ही। अब आपको कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, h = ut + ½ ऑफ gt का स्क्वायर। हाइट आपको 180 दे ही रखे, u आपको पता है 0 है, तो अगर हम 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों तो निकल ही जाएंगे, ठीक है। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही हो जाता है। ½ × gt स्क्वायर रह जाएगा। जी की वैल्यू 10 पुट की, तो इस 2 से ये 10 कटा 5 के ऊपर, तो नीचे क्या रह गया 5 × t स्क्वायर। ये वाला 5 यहाँ पर चला गया, तो हमारी t स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई। तो ये जो स्क्वायर है ये हटाया, तो यहाँ पर 6 सेकंड आ गया, तो हमारा टाइम जो है वो आ गया 6 सेकंड 5। आखिरी क्वेश्चन
स्टेट एंड ड्राइव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपको स्टेट करनी है, समझानी है और ड्राइव करके दिखानी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपको कैसे लिखनी है, ध्यान से सुनेगा, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है हर साल। इन दिस यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी बॉडी एनली। इस यूनिवर्स के अंदर हर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद फोर्स, एक फोर्स से जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है हमारे m1 और m2 के प्रोडक्ट के इक्वल। तो यहां से हमारी इक्वेशन 1 आ गई। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाय में r स्क्वायर। तो आपको बताना है कि m1 क्या है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 क्या है मास ऑफ सेकंड बॉडी, और r क्या है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करते हैं तो ये हमारे को क्या मिलता है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है m1 और m2, और यहाँ पे 1 बाय r स्क्वायर था तो ये r स्क्वायर नीचे आ जाता है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आता है, और प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम लोग g को ले लेते हैं, और यहाँ से हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो निकल आता है और ड्राइव हो जाता है।